सर मेरा पहला सवाल है कि जो डेंटल केयर है इसको सबसे कम लोग सीरियसली लेते हैं। जब बिल्कुल अनबेरेबल पेन हो जाता है तभी वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं, तो ऐसा क्यों? हाँ, देखिए ये एक्चुअली ऐसा इसलिए है जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अवेयरनेस जो डेंटिस्ट्री के बारे में है इंडिया में बहुत कम है। सर जो पेरेंट्स हैं उनके जो बेबीज होते हैं जी, जी। बिल्कुल वो कहते हैं ना दूध के दांत, जी, जी। उनमें कुछ हो जाता है तो वो ध्यान ही नहीं देते। वो कहते हैं कि टूटना तो है ही, जी। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनके उनके ऊपर बच्चों के? देखिए ये भी आपने आज के टाइम से बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया है, जी ठीक सर। है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारी प्रैक्टिस में है, वो 3 साल से 18 साल तक का बच्चा ज़्यादा पेशेंट है। सर हमने बात की, अभी आपने कहा कि डेंटिस्ट्री महंगा है ना, विच इज़ अ ट्रू फैक्ट, राइट? तो और हमारे इंश्योरेंस भी नहीं होता है डेंटिस्ट्री का, तो क्या आगे कोई स्कोप है कि ये भी देखिए कवर हो ये जाए? कुछ कॉर्पोरेट जॉब वाले लोग हमारे पास आते हैं, तो अच्छा। जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ को इंश्योरेंस दे रही हैं। सर आपने इतने केसेस देखे हैं, आपके क्लिनिक पे आते होंगे, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा केस, सबसे इग्नोर्ड केस क्या है? हाँ, सबसे इग्नोर्ड केस या सबसे इग्नोर्ड बीमारी जो है कि डेंटिस्ट्री में, देखिए 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, लोग उठते ही चाय पीते हैं, तो चाय पीना बिना ब्रश के इज सेफ? और तो जो मुझे लगता है कि आप सुबह हैं, तो सबसे पहले पानी पी लें। तो जो सलाइवा हमारे सुबह-सुबह होता है ना, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो पूरा पेट में जाए, तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिल से विद सुंबुल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे कि उसको हम जब याद करते हैं जब हमें पेन होता है। तो आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट्री की, जैसे आरसीटी, इम्प्लांट्स, विजडम टूथ सर्जरी और डेंटल केयर। तो चलिए, आज है हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट डेंटिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डेंटिस्ट्री के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी का हमारे शो पर, दिल से विद सुंबुल पर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, हम इतना अरसे से हम आपको ट्रेस कर रहे थे, आज आपने फाइनली टाइम निकाला। काफ़ी टाइम से हम लोगों की बातचीत हो रही थी। जी सर, सबसे पहले हम और हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं और क्या फील्ड है आपकी? एक्चुअली मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, मैं नोएडा एक्सटेंशन में प्रैक्टिस करता हूँ। ऑलमोस्ट अभी फ़ैब में हमारी प्रैक्टिस को 12 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। कृष्णा डेंटल क्लिनिक इम्प्लांट सेंटर के नाम से हमारा क्लिनिक है, स्प्रिंग विलोज़ मार्केट, नोएडा एक्सटेंशन। जिसमें हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स एंड ऑर्थो ट्रीटमेंट, चिल्ड्रन डेंटिस्ट्री, सारे बेसिक जो जनरल डेंटिस्ट्री के काम है, वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा सर। सर मेरा पहला सवाल है कि जो डेंटल केयर है इसको सबसे कम लोग सीरियसली लेते हैं। जब बिल्कुल अनबेरेबल पेन हो जाता है तभी वो डॉक्टर की तरफ भागते हैं, तो जी। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए ये एक्चुअली ऐसा इसलिए है जहाँ तक मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अवेयरनेस जो डेंटिस्ट्री के बारे में है इंडिया में, वो बहुत कम है। जब थोड़ा-सा अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग थोड़ा-सा उसके लिए फ़िक्रमंद होते हैं। हम लोगों के पास पेशेंट एक्चुअली क्या होता है कि वो तब आता है जब उसको पेन होता है। पेन में ही तकलीफ लेके जब आ रहा है तो फिर पेशेंट को दर्द हो रहा होता है, फिर ट्रीटमेंट्स भी अलग हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो जैसे कि हम पॉडकास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि भी लोग अवेयर, थोड़े से अवेयरनेस हो। तो बिल्कुल। मुझे जो पर्सनली लगता है कि थोड़ी-सी डेंटिस्ट्री के लिए अभी अवेयरनेस बहुत कम है और हुँ। मेरे हिसाब से अभी 10 इयर्स और लगेंगे लोगों को थोड़ा-सा अवेयर होने के। यानी अभी बहुत टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन फिर भी मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि बेहतर हो रहे हैं लोग, हाँ। फिर भी देखिए मैं तो कंपैरेटिवली। अगर हम पिछले 5-10 साल से कंपेयर करें तो बहुत बेहतर हुआ है। बिल्कुल। खासकर जो मेट्रो हुँ। सिटीज़ हैं, वहाँ तो काफ़ी हुँ, हो गया हुँ, है, थोड़ा-सा हुँ। अभी रूरल एरियाज़ में है, जहाँ हुँ। अभी काम करने की ज़रूरत है, तो वहाँ भी अब लोग धीरे-धीरे अवेयर हो रहे हैं अपनी डेंटल हेल्थ को लेके। हुँ। सर ये एक मिथ है ना आपके डेंटिस्ट्री में कि स्केलिंग अगर करवाएँगे तो दाँत कमज़ोर हो जाएँगे। लोग यही सोचते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा? एक्चुअली डेंटिस्ट्री में मिथ्स तो बहुत सारे हैं, हुँ। बट ये भी एक बड़ा मिथ है जी। कि लोगों को लगता है कि अगर आप डॉक्टर के पास गए, डेंटिस्ट के पास गए, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हुँ, क्लिनिक में हुँ। हमें क्या होता है, क्योंकि मैंने रूरल एरिया में भी प्रैक्टिस की है और हुँ। मैं अभी नोएडा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक तो है। एक्चुअली हमने कहा कि पेशेंट को आप दाँतों की सफाई करा लीजिएगा। तो हुँ। सीधी-सी बात है, पेशेंट बोलता है ये बात कि डॉक्टर साहब मैं अगर दाँत साफ करा लूँगा तो दाँत कमज़ोर हो जाते हैं। हुँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि जो डेंटिस्ट आपकी सफाई कर रहा है, जी। भई हमारे दाँतों पे कोई जो पार्टिकल्स हैं, फूड हुँ। पार्टिकल्स वो इकट्ठा हो जाते हैं। वो फ़ोम आपने सुना होगा प्लाक में कन्वर्ट हो हुँ, गया। हुँ, एक हुँ, हुँ। हार्ड
स्ट्रक्चर हो जाती है जो दांत पर इकट्ठा हो जाती है। बिल्कुल। तो एक तो ये कि जब वो नहीं दिखा रहा है तो पेशेंट उसको अपना दांत ही समझने लगता है। आप समझ रहे हैं? तो जब डेंटिस्ट के पास गया तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम स्केलर कहते हैं। अच्छा। तो वो एक वाइब्रेशन करता है। हम्म, भाई गंदगी है तो उसको हटाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वाइब्रेशन रहेगा, वहां से एक वाटर निकलेगा, ठीक है। तो वो गंदगी हट जाती है। हम्म, बट एक्चुअली कोई चीज अगर मिथ होती है तो कहीं ना कहीं से वो चीज चली कैसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली क्या है कि जो हमारा प्रोफेशन है डेंटिस्ट्री में, रूरल एरियाज में क्वैकरी बहुत ज्यादा है। एक्चुअली एक नॉर्मल इंसान ये नहीं पहचान पाता कि ये उसके लिए सब डॉक्टर हैं। कैसे? डेंटिस्ट अगर ऐसा डेंटल चेयर लगी हुई है डॉक्टर साहब वहां, तो पेशेंट डॉक्टर साहब आपकी जैसी चेयर लगी हुई है, ठीक है, लेकिन चेयर लगने से स्किल्स तो नहीं आ गया ना। बिल्कुल। तो जो है एक्चुअली हमने कहा कि स्केलिंग के ये चार्जेस हैं, उसको बहुत ज्यादा लगा। वो एक छोटी जगह गया, उसने उसके 10 गुना कम में अपने दांतों की सफाई करा ली। तो जो मैंने देखा है, जो स्केलर होता है, जो क्वैक्स लोग होते हैं, उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो दांत को रिड्यूस करता है। वो हम यूज कर रहे हैं कैविटी के ट्रीटमेंट में, तो वो उसको चला के दांत का रिडक्शन कर देते हैं। और ये पेशेंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो ये बात वहां से चलती हुई आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा अच्छी चीजें कम और गलत चीजें ज्यादा आती है। तो वहां से कि दांत घिस जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आया वहां से, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। आप अगर क्वालिफाइड डॉक्टर से, स्किल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो दांतों की सफाई कराने से कोई दांतों पे कमजोरी नहीं होती, और हर 6 महीने में जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, एवरी 6 मंथ्स। अच्छा, इट इज मैंडेटरी। ओके। हाँ, 6 महीने में कराना है। तो सर जैसे कोई स्केलिंग कराने गया जी, तो मतलब पेशेंट्स के, मैं एज ए पेशेंट आपसे बात कर रही हूँ, स्केलिंग जैसे आपने बताया कि कराने गया अच्छे डॉक्टर के पास, मगर डॉक्टर को कुछ और खामियां नजर आ गई, तो वो उसको भी सजेस्ट कर रहा है कि अब का आपका ये है, ये है, ये है। तो इसलिए भी लोग डरते हैं कि अरे एक चीज के लिए जाओ तो 4 चीजें बता देता है। अननेसेसरीली ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, अननेसेसरी ट्रीटमेंट तो एक्चुअली कुछ नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, कि वही फिर से हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर अगर अच्छा है तो अननेसेसरी नहीं। आप गए, भाई स्केलिंग जो है दांतों की सफाई, इट्स अ प्रिवेंशन। जी जी, ये आपको करना है। ये तो अच्छी बात है ना कि आपने एक स्केलिंग के लिए गए थे, ठीक है, उसके बाद आपको पता चल रहा है कि आपके दांत में कैविटी है, तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इसमें 2 फायदे होते हैं। अच्छा। उस टाइम पे अगर डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके दांत में कैविटी है, तो उस वक्त 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं जो पेशेंट को फायदा करती हैं। एक तो वो पेन से बचेगा, एक उस पर फाइनेंशियली प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त जो ट्रीटमेंट है कैविटी का, उसके बाद वो ट्रीटमेंट 6 महीने में या 1 साल में, डिपेंड करता है पर्सन की इम्यूनिटी पे, वो कब पेन में कन्वर्ट हो रहा है। हर इंसान का अलग अलग है। जब वो पेन का सिम्टम्स लेके आ गया, तो जो कैविटी का ट्रीटमेंट है और जो आरसीटी का ट्रीटमेंट है, दोनों में 10 गुना का डिफरेंस है। ठीक है, और डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि वो महंगा क्यों है। अभी एक सवाल शायद आप ये भी पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब इतना महंगा क्यों है। हाँ। भाई महंगा है डेंटिस्ट्री, हमारा जो डेंटिस्ट्री है, इट्स डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स डिपेंड्स ऑन मटेरियल। समझ रहे हैं? तो लोगों का जहन में ये होता है, शायद आपके जहन में भी अगला सवाल यही आ रहा हो कि डॉक्टर साहब बड़ा महंगा होता है। बिल्कुल, ठीक है, सही है। तो है इसके पीछे रीजन ये है कि जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आ रहा है, उसकी एक प्राइस है, उसमें भी क्या है कि उसमें भी वैरायटीज है। क्वालिटी अगर अच्छी लेनी है तो सीधी सी बात ऊपर है, जाएगा। भाई हम फोन यूज कर रहे हैं, एक फोन 5,000 रुपए का आ रहा है, एक फोन 1 लाख रुपए का आ रहा है। बिल्कुल। क्यों ले रहे हैं 1 लाख रुपए बार फोन? आपको क्वालिटी है। तो ऐसे ही जो ट्रीटमेंट चार्जेस हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन डॉक्टर स्किल्स एंड क्या वो मटेरियल यूज कर रहा है, कैसा वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं कि सब आप स्केलिंग कराने गए और डॉक्टर ने अगर ये बोला है कि भाई आपके साथ ये चीज, तो आपको उसको अच्छा लेना चाहिए कि मैं पहले ही बच जाऊंगा, आज मेरा कम खर्चे में। और सब खर्चा बड़ी चीज नहीं है। जब इंसान तकलीफ में होता है, जब इंसान पेन में होता है, वो सब कुछ भूल चुका होता है। बिल्कुल, तब तो कहते हैं जान बच जाए। हाँ, और एक बात मैं व्यूअर्स को बताऊंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। अच्छा लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट होते हैं, हेल्थ अवेयरनेस। आजकल तो क्या पॉडकास्ट किस किस चीज पर है, बट आपने अच्छा टॉपिक पकड़ा कि आप सिर्फ हेल्थ पे लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत जरूरी है हेल्थ अवेयरनेस, जो नहीं है, नॉट ओनली रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री, किसी भी फील्ड में नहीं है। तो हम अगर अपने पॉडकास्ट के माध्यम से सीधी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करके लोगों को बता पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। और घर बैठे वो अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं। बहुत सी चीजें ऐसी नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जा पाते हैं। इवन कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पॉडकास्ट पे पता नहीं कहाँ से फोन आते हैं, और लेकिन फिर भी हम उनको सुनते हैं, क्योंकि भाई वेस्ट बंगाल से मेरे पास तो ट्रीटमेंट कराने आ नहीं सकता। हम उसको बोलते हैं कि ये चीजें आप अच्छा डेंटिस्ट ढूंढो, लोगों को पता होना चाहिए।
एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, एक पेशेंट मेरे पास पटना से आया अच्छा। सिर्फ मेरा पॉडकास्ट देख के। वो अपनी बच्ची को दिखा रहा था, वो कई जगह उसको नहीं मिल रहा था। हमने कहा नहीं आप वहीं देख लो, आपको बड़ा नहीं सर हमारे रिलेटिव रहते हैं, हम आएंगे और ऐसे ऐसे। तो एक ट्रस्ट ट्रस्ट डेवलप हो जाता है देख के, सुन के। तो ये चीजें हैं। हाँ, दरअसल हम क्या बात करें तो उसमें मैं थोड़ा भूल गया कि अननेसेसरी हाँ, ट्रीटमेंट्स। तो वो उसका वहां पे जब जा रहा है तो भाई वो ट्रीटमेंट कराएगा तो उसका फायदा होगा, वो एक पेन से नहीं गुजरेगा। तो मेरे हिसाब से अननेसेसरी कुछ नहीं होता है, बस डॉक्टर आपको देखना पड़ता है कि स्किल है, अच्छा है कि नहीं, ये आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल। चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल। सर हमने बात की अभी, आपने कहा कि डेंटिस्ट्री महंगा है ना, विच इज़ अ ट्रू फैक्ट, राइट? तो और हमारे इंश्योरेंस भी नहीं होता है डेंटिस्ट्री का, तो क्या आगे कोई स्कोप है कि ये भी देखिए कवर हो ये जाए? हाँ, ये खासकर जो भी एनसीआर में लोग हैं या अच्छी सिटीज में ये बड़ा लोग परेशान रहते हैं कि डेंटल इंश्योरेंस नहीं है। बिल्कुल। बट जैसे कि हम यहाँ प्रैक्टिस करें तो एक बड़ी अच्छी चीज, कुछ थोड़ा सा लोगों को फायदा मिलने लगा, कुछ कॉर्पोरेट जॉब वाले लोग हमारे पास आते हैं। तो अच्छा। जो अच्छी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस दे रही हैं। ओह वंडरफुल। हाँ, डेंटल का भी दे रही हाँ है? डेंटल का भी देती हैं। जैसे कि Amazing। कुछ कंपनी एचसीएल, टीसीएस, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो पेशेंट आते हैं, हाँ ऐसा है सपोज करो कि कोई ट्रीटमेंट 10,000 रुपए का, उन्होंने कहा हम 6,000 रुपए देंगे, बहुत बड़ी बात होती है। 60% आपको मिल रहा है। कुछ ऐसी हैं कि पूरा 100% दे रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स भी दे बट रहे हैं। एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ। हाँ, तो उसमें क्या आता है, पेशेंट ट्रीटमेंट करा लेता है। बट अगर कोई कॉर्पोरेट जॉब में नहीं है, उस तरीके का डेंटल इंश्योरेंस अभी जहां नहीं तक है मेरी available। जानकारी है नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसे प्लानिंग चल रही हैं। अब ऐसा है क्यों नहीं, इसके पीछे एक्चुअली रीजन ये है कि या तो प्रीमियम बहुत बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि महंगा है। अब जी। जैसे वर्ड फिर से, मैं एक्चुअली डेंटिस्ट जानबूझ के महंगा नहीं कर रहा है भाई, वो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहा है, हमारा लैब वर्क होता है और अच्छी लैब के अच्छे पैसे हैं। तो अगर सपोज करो कि मेरा नोन टू भी है, मैं बिल्कुल आपको बताऊं, तो अगर नोन टू हमारे पास आ जाता है तो हमें लगता है कि यार ये पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरी पॉकेट से जाएगा। जो समझदार हैं वो 50% भी देते तो चलो यार, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। बिल्कुल। लेकिन हम सोचते हैं कि नॉन टू ट्रीटमेंट कराने ना आ जाए क्योंकि उसको सच क्या बताएंगे नहीं, तो हाँ, उसको वो तब भी लगेगा कि देखिए खा रहा एक्चुअली है। डिफरेंस और फील्ड में क्या कि जनरल फिजिशियन है, वो एक मेज टेबल लेके बैठा हुआ है, एक स्टेथोस्कोप रख लिया उन्होंने, एक आपका बीपी नापने की मशीन रख ली, उनको सिर्फ कलम चलानी है। तो उनके पास अगर एक पेशेंट आ गया तो फ्री कंसल्टेशन दे दिया। डेंटिस्ट कंसल्टेशन भी दे रहा है, ट्रीटमेंट भी कर रहा है, तो उसकी चीजें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं। सब कुछ एक ही विंडो के अंदर हो रहा है, सब कुछ भाई under one रूट roof। कैनाल कर दिया हमने, अगर आप मेडिसिन तक बात ठीक है तब तो चलो कोई बात नहीं, लॉस नहीं हुआ। लेकिन कोई भी इवन कि हम अगर दांतों की सफाई भी कर रहे हैं तो वो भी हम चाहते हैं भी ना, लेकिन जब कैविटी फिलिंग पे आ गए, जब रूट कैनाल पे आ गए, जब दांत लगाने पे आ गए, तो मेरी पॉकेट से पैसा जाएगा ही। तो ये चीज, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया डेंटल इंश्योरेंस के बारे में कि कुछ तो स्टार्ट हुआ इंडिया में हमारे, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड वी होप कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सर आपने इतने केसेस देखे हैं, आपके क्लिनिक पे आते होंगे, तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा केस, सबसे इग्नोर्ड केस क्या है? हाँ, सबसे इग्नोर्ड केस या सबसे इग्नोर्ड बीमारी जो है कि डेंटिस्ट्री में, देखिए 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती हैं। तो 1 to 1 बात करते हैं। सबसे पहली चीज है गम डिजीज। वो पेशेंट सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। मसूड़ों की बीमारी। बिल्कुल। अब एक्चुअली मसूड़ों की बीमारी है क्या? जो भी एक्चुअली इसको हम कहते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में जिंजिवाइटिस। इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। ठीक है जी। तो अगर हम अभी 10 पेशेंट या अपनी फैमिली में 10 लोग हैं और उनका आप चेकअप कराएं तो 8 या 9 या हो सकता है 10 के 10 लोगों को गम डिजीज होगी। अच्छा। बट लोग अवेयर नहीं है इसके। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो फेस हम करते हैं गम डिजीज को करते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? भाई सबसे पहले पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे हल्का हल्का मसूड़े का रेडनेस होनी शुरू हो गई है, तब भी वो इग्नोर कर देता है। फिर लेके आता है कि डॉक्टर साहब हल्की सी ब्लीडिंग होती है मुझे। ब्लीडिंग कब होती है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं कुछ हार्ड फूड खा रहा हूँ तो ब्लीड आता है, या मैं टाइटली थोड़ा ब्रश कर लेता हूँ, आता है, वो रुक जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसके बाद पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब मुझे ना बैड ब्रीथ आने लगी। और एक बात मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा, बैड ब्रीथ तक जब कहानी पहुंच गई, ठीक है, इसके बाद फिर होता है लूजनिंग ऑफ टीथ। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। लेकिन बैड ब्रीथ एक ऐसी चीज है कि इट्स लाइक परफ्यूम, ये आपको नहीं आएगी, सामने वाले को आएगी, है कि नहीं? और दूसरी चीज ये है कि सामने वाला बोले कैसे,
मेरे मुंह से स्मेल आ रही है लेकिन आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, हो सकता है किसी फ्रेंड से कर दो, इसके मुंह से तो बदली उसको नहीं बोलोगे। तो जब बैड ब्रीथ तक कहानी पहुंच गई, इसको हेलिटोसिस कहते हैं, ठीक है, तो ये गम डिजीज थोड़ा सा अलग लेवल पे पहुंच जाता है। अब एक्चुअली हो क्यों रहा है? देखिए, ये हमारा दांत है, इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे गम्स ने टाइटली इसको पकड़ा हुआ अटैच है। कर रखा है, हाँ, ऊपर वाले ने ऐसे ही दिया था, ठीक है। ठीक है। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं, इवन कि हम चाय भी पी रहे हैं, हाँ, तो वो सारा पेट में नहीं, पेट में। उसके कुछ पार्टिकल्स दांत और गम्स के बीच में, यहाँ इस एरिया में इकट्ठा होने लगते हैं। अच्छा। तो जब वो इकट्ठा होते हैं तो यहाँ सूजन आने लगती है, इट्स एन इन्फ्लेमेशन। अब ये तो दांत हो गया, ठीक है, ऊपर तो आपने ब्रश कर लिया, नीचे कैसे गंदगी निकालेंगे, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन जब ये हुआ तो यहाँ ये इन्फेक्शन हो गया, यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फिर यहाँ से ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है, वो अपने आप रुक गई, थोड़ी बहुत हो गया। फिर भी अगर ध्यान है तो ये क्या होता है, ये ऐसे था, ये धीरे 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 ऐसे नीचे जाने लगता है, और दांत, आपने सुना होगा दांत की जड़ घिस गई। हाँ, तो ये एक ऐसी और सबसे बड़ी खासियत इसमें क्या है, गम डिजीज में मैं आपको बताऊंगा। गम डिजीज अपने लास्ट स्टेज तक पहुंचता है, उससे पहले पेशेंट को कोई तकलीफ ही नहीं होती। अच्छा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जब उसको पेन होगा, वो आएगा, तब तक कहानी हाथ से निकल चुकी होगी। उस कंडीशन को हमारे में कहते हैं कि साहब एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है, वो जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस टर्म है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तब बहुत कम से हम दांत को बचा पाते हैं, या फिर और किसी सर्जिकल प्रोसीजर में पेशेंट को गुजरना है। अच्छा, इतना मतलब हाँ। लंबा हो जाता है। सर, गम्स में मिर्ची भी फील होती है कि मीठा भी खा रहे हैं तो भी मिर्ची लग रही है। हाँ, बता दो, ये जब हाँ। सिम्टम्स लास्ट तक आते हैं, तब हम्म। तक पेशेंट अपने आप को बहुत गड़बड़ कर चुका होता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने अपनी प्रैक्टिस में कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि मेरी और आपकी एज में वो सारे दांत गवा बैठे हैं, जी। एंड यू कांट बिलीव कि वो डेंचर पहन रहा है पेशेंट, नकली दांत लगा रहा है 40 ईयर्स में, एकदम से उसने ध्यान नहीं दिया, सारे दांत गिरते चले गए। बिकॉज ऑफ गम्स। बिकॉज ऑफ गम्स। तो गम डिजीज एक ऐसी बीमारी है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जा रही है इस डेंटिस्ट्री में। उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि बैड ब्रीथ हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अगर सिम्टम्स है तो मेरे हिसाब से तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। और उससे पहले जो हमने अभी बात की 6 महीने में आप स्केलिंग कराएं, तो ये चेकअप आप करा रहे हैं तो आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। ये अच्छा, इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि सिर्फ दांत में दर्द है तो ही भाग नहीं। रहे हो। हर 6 महीने एक बनाओ कि डेंटिस्ट के पास जाना है, उसमें वो रेगुलर चेकअप करेगा, एक आपकी स्केलिंग करेगा, तो आप इन गम डिजीज से बच सकते हैं। दूसरा आपका सवाल था कि सर और क्या, दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके बाद आती है वो आती है कैविटी। ये आपने सुना होगा कि कैविटी हो गई है, इस तरह की चीजें। कैविटी को भी नजरअंदाज किया जाता है। अब कैविटी क्या है कि अभी हम पहले बात कर रहे थे, फिर से हर एक बात पे आता वही कि महंगा सस्ता, जो मैंने पहले ही बताया। कैविटी जब स्टार्टिंग में होगी तो एकदम से रूट कैनाल्स नहीं होते, हल्का फुल्का सेंसेशन होगा, उसको पेशेंट नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपको हल्की सेंसिटिविटी हो रही है तो आप तभी अपने डॉक्टर से मिल लेते हैं, तो उस कैविटी का इमीडिएट ट्रीटमेंट हो सकता है। या अभी क्या है कि मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई, खुद से लेके यूज़ कर लेता है, तो इस तरीके से पेशेंट डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता जब तक वो बीमारी को बढ़ा नहीं लेता ये चीज़। अच्छा, तो सर जिंजिवाइटिस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये इसका रूट कॉज हार्ट प्रॉब्लम्स या डायबिटीज भी हो सकता है कि जिस जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको कोई कॉरोनरी इश्यूज है, मतलब उनके लिए है या? ये बड़ा अच्छा सवाल आपका है, ठीक है। जैसे कि लोगों को पता है कि सब डायबिटीज है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, इवन की ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, थायराइड का पेशेंट है, दीज आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो लोगों को ये तो पता है अभी डायबिटीज की वजह से कि सब पूरे शरीर पे फर्क पड़ता है, लेकिन उसको एक चीज नहीं पता है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा फर्क मुंह पे पड़ता है, ठीक है, मसूड़ों पे। और दांत डायबिटीज वाले पेशेंट के, और अगर कार्डियक पेशेंट है तो दिक्कत ज्यादा होगी। इवन कि मैं आपको बताऊं, कुछ अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो अपने पेशेंट को बोलने लगे हैं कि जाके डेंटिस्ट से भी मिलो। अच्छा। हाँ, होता क्या है कि जो हमारे मुंह में बैक्टीरिया है वो थ्रू टू ब्लड स्ट्रीम कर जाता है, हार्ट तक पहुंच जाता है। तो एक रिसर्च हुआ है, अभी पीछे में पढ़ रहा था बुक, कि जिन लोगों का ओवरऑल हेल्थ बहुत ज्यादा पुअर है उनको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अभी अच्छे अच्छे जो कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने लिखना कि अपनी ओरल हाइजीन भी अब वो एडवाइस करते हैं, ज़्यादा खराब होता है तो फिर जाके आप डेंटिस्ट को दिखाओ। तो बिल्कुल डायबिटीज़ और हार्ट में, दांतों पे और मसूड़ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट जा रहा है हमारा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक छोटी सी कैविटी क्या बहुत सीरियस डिजीज में कन्वर्ट हो सकती है? इफ देखिए, एक केस के ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी प्रैक्टिस में 5-6 साल पहले बात है। अब तो खैर ऐसे केसेस नॉर्मली बहुत हो गए हैं, बट जी। जो आपने कहा कि कोई बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है क्या? हम्म, एक पेशेंट मेरे पास आया था और उसको कैविटी थी। हम्म, तो कैविटी में वो कंप्लेन लेके आया कि डॉक्टर साहब मेरे ना दाँत हल्का सा टूट गया है रात और मुझे हल्का सा ना शार्प हो रहा है। तो उसकी टंग को वो कट कर रहा था। हम्म, तो पेशेंट आता है, हम सबसे पहले एक्स-रे पेशेंट को बताते हैं सारी चीज़ें। तो एक्स-रे किया तो पेशेंट को बोला कि इसमें आपका आरसीटी होगा और आपका दाँत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब नहीं, जो भी था फाइनेंशियली उसको ज़्यादा लगा, महँगा लगा, जो भी था, पेन नहीं था पेशेंट को ना एक्चुअली। तो थोड़ा-सा जब पेन नहीं होता तो पेशेंट थोड़ा-सा अलग डायरेक्शन में चला हाँ, जाता है कि सुकून यार में ठीक होता है, है हाँ, कि दर्द अरे नहीं है। जब हाँ। दर्द हो रहा होता है तो फिर वो कुछ भी सुनने को तैयार होता है। तो उसका हमने एक्स-रे किया, उसको बताया, उसने नहीं कराया। उसने कहा डॉक्टर साहब अभी जो मेरा शार्प एज हो रहा है, इसको आप थोड़ा-सा ठीक कर दो। तो हमने उसको ठीक कर दिया। पेशेंट 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने गायब रहा और वो मेरे पास 2 साल बाद आया। वो शार्प एज कैविटी था, दाँत टूटा, फिर से टूटा। तो उसको वो ट्रॉमा करता रहा टंग पर और आप बिलीव नहीं करेंगी, उस शार्प एज ने टंग पे ट्रॉमा कर कर के अल्सर में कन्वर्ट किया और वो अल्सर जाके फिर बाद में ओरल कैंसर में कन्वर्ट हुआ। और आज भी वो पेशेंट मेरे साथ कनेक्ट है, उसको अपनी आधी टंग कटवानी पड़ी, बोल नहीं पाता है और सबसे ज़रूरी बात, उसकी एज अभी 34 या 36 होगी। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा, ये झेलना। वो है जो प्रैक्टिस में मैंने बताया कि हमने जो चीज़ को देखा है, तो कैविटी छोटी-सी भी कितना बड़ा टाइम, और उस टाइम वो दाँत भी गया उसका और जबान एक भी बार, गई, टंग भी गई। तो ये चीज़ें हैं। तो ओरल कैंसर की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता था कि ये सिर्फ गुटखा और तंबाकू से होता है, हाँ, मगर ये तो आपने कुछ नया नहीं, नहीं, बताया। नहीं। ये एक्चुअली लोगों को बहुत गलतफ़हमी है कि ओरल कैंसर सिर्फ़ गुटखा या सिगरेट से होता है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं हम्म, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ओरल कैंसर जो है उसका जो हब है, हम्म, वो इंडिया है, अच्छा। ठीक है? जितने भी कैंसर्स हो रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन ओरल कैंसर इन इंडिया, ठीक है? फिर से वही कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि बीड़ी सिगरेट तो सबको पता है। जैसे मैंने एक आपको कैविटी का एग्ज़ाम्पल दे दिया। बिल्कुल। आप अभी सुन के शॉक हो जाएँगी कि स्ट्रेस लेने से भी ओरल कैंसर होता है, स्ट्रेस लेने से? स्पेशली इन फीमेल्स। इसको कहते हैं हमारी भाषा में ओरल लाइकन प्लेनस, अच्छा। ठीक है? तो एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, मैं इसमें आपको बताऊँगा कि मेरी एक फ्रेंड है एंड शी इज़ इन यूएसए। तो वो मेरे पास लास्ट टू लास्ट ईयर से मेरे पास आई अमेरिका से। बोले यार तेरे से मिलना है, और स्कूल फ्रेंड है मेरी, तो मिले भी नहीं तो मुझे अच्छा लगा। उसका हम्म, वो भैया मुझे ऐसे-ऐसे दिक्कत है मेरे माउथ में और मैंने कई जगह दिखा लिया है और मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। हम्म, ना स्मोकर, ना टोबैको च्यूअर, ना कुछ, 2 बच्चों की मम्मी है वो, ठीक है? ना कोई कैविटी कुछ हुई, नहीं, कुछ कुछ नहीं। नहीं। तो मैंने फिर उसको थोड़ा-सा, मैंने कहा यार ऐसे है, देखते हैं। 1-2 जगह पहले दिखा चुकी थी, इवन कि हमारा पेशेंट जो होता है ना, डेंटल पेशेंट कन्फ्यूज़ बहुत होता है। जी। हमारा ज़्यादातर पेशेंट जो इस लेवल का होता है, और कैसे वो ईएनटी के पास ज़्यादा चला जाता है। वो उसको यही नहीं पता होता है कि दिखाना किसको है। हम्म, सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, मुँह जो है वो सिर्फ़ डेंटल डिपार्टमेंट है, ईएनटी उससे नीचे चला जाएगा, गला, हम्म, ठीक है? तो ईएनटी को दिखा, और एक्चुअली ये बदकिस्मती कह लो हमारे पेशेंट की इंडिया में या कुछ भी, कि जो डॉक्टर्स हैं, वो भी ट्रीट करे जाते हैं। अच्छे वाले लोग शायद या तो हैं नहीं या कम हो गए हैं कि वो नहीं कहते कि जाके दिखा लो। पेशेंट तब मेडिसिन खाया जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, खैर। तो वो आई मेरे पास, तो मैंने कहा तेरे तो कोई हिस्ट्री भी नहीं है, ऐसे कैसे क्या है? थोड़ा-सा उसको ऑब्ज़र्व किया आपने, 1-2 दिन चीज़ें करी। तो वो कह रही है कि उसको यार वहाँ पे भी रह के एक सीरियल देखने की आदत पड़ गई, कोई फैमिली ड्रामा जो होता है, ठीक है? जब से मैंने बात किया फ्रैंकली, वो उसने अभी तक किसी को ये बात बताई नहीं थी। मैंने कहा तुझे कोई टेंशन है? कुछ है? जब हमने कुछ कॉज़ नहीं मिल रहा तो इसमें जाना पड़ेगा। बोले नहीं बिल्कुल। यार, मेरा हस्बैंड अच्छा खासा कमाता है, ये है, सब कुछ वेल सेटल्ड है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। फिर दिक्कत कहाँ है? तो वो कोई एक सीरियल का नाम उसने बताया, वो उसको 4-5 साल से फ़ॉलो कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि कोई कैरेक्टर मर गया, अच्छा। ठीक है? तो उसको अरे यार ये कल मर जाएगा, स्ट्रेस बिना बात का। अरे यार परसों इसकी सास के साथ ये हो जाएगा। बोले मुझे उसने बड़ा एडिक्ट कर लिया है। तो वहाँ से ये वर्ड निकल के आया, स्ट्रेस। स्ट्रेस।
तो उस बीमारी का कोज ओरल लाइकन प्लेनस का निकल के आया, इसको स्ट्रेस है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात और बताना चाहूंगा व्यूअर्स को ओरल कैंसर के बारे में। एक इकलौता कैंसर, मुंह का कैंसर, एक ऐसा कैंसर है जो आपको कुछ टाइम पहले इंडिकेट कर देता है। अच्छा, सिम्टम्स कुछ वही देता है? बताएंगे अभी। हाँ, इस कंडीशन को कहते हैं ओरल प्री कैंसरस कंडीशन। ओके। ये सिर्फ मुंह के कैंसर के साथ है। सपोज करो किसी को इंटेस्टाइन कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, तब तक पता चलता है, तब तक काम हो जाता है। लेकिन मुंह का कैंसर एक इकलौता ऐसा कैंसर है कि आपको पता चल जाएगा कि यार 4-5 साल पहले कि मेरी ये चीजें हैं, या तो अपनी हैबिट बदल लो या अपनी चीजें बदल लो। लेकिन पता कब चलेगा? आपको अपने पास ही नहीं बैठना है, वो डेंटिस्ट से जाके मिलना पड़ेगा और अपनी जो भी हैबिट्स हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। इवन उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसने स्ट्रेस धीरे धीरे कम किया, नाउ शी इज फाइन, क्यूरेबल है। क्यूरेबल, हाँ। ओके, वंडरफुल। और बता रहा हूँ कि बड़ा कॉमन है फीमेल में ओरल लाइकन प्लेनस। हाँ, अब दूसरी बात, प्री कैंसर कंडीशन से हमने बात की तो कि बॉडी आपको पहले ही बताएगी कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है। अब बात करते हैं टोबैको च्यूअर्स, जी। ठीक है भाई, उनको तो पता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है उनके लिए सिम्टम्स कि आपको एक्चुअली क्या है कि एक तो अपना रेगुलर चेकअप। पहले क्या होता था कि ओरल कैंसर सिर्फ ओल्ड एज में देखा जाता था कि वो हैबिट है, बीड़ी सिगरेट चल रही है भाई, तो 60-70-80 साल में हो गया तो लोग इतना सीरियस भी नहीं थे। बट अब यंग एज में आ गया जी। तो जहाँ तक मैं एडवाइस करता हूँ कि कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुद भी घर में भी एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। अपना मुंह को खोलें बड़ा, ठीक है। जो हमारा गाल होता है, अंदर स्किन होती है, उसको आप लोग तो स्किन, हम उसको टर्म से म्यूकोसा कहते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या होगा कि उसका कलर चेंज होने लगता है। ओके। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि कुछ वाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं, हल्के भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो तुरंत जाके डेंटिस्ट से मिलना, ठीक है। दूसरा और रोज कंडीशन ये हो जाती है कि भाई माउथ ओपनिंग कम हो जाती है। पेशेंट, ये खासकर टोबैको च्यूअर्स के साथ होता है कि मुंह बिल्कुल कम नहीं खुलेगा, तब तो वो डर जाता है, ठीक है। तो ये कि आप अपना शीशे के मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी पूरी ओरल हेल्थ को चेक कर सकते हैं कि कहीं हार्डनेस तो नहीं है, आपका ये पूरा टिश्यू ना हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और मिर्च मसाले लगने लग जाते हैं और मुंह कम खुलना मैंने बताया था। तो ये सब चीजें अगर हैं तो तुरंत आके आप डेंटिस्ट से मिलें। फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने यहीं उसको पकड़ लिया तो ये क्यूरेबल है। ये कंडीशन कहला रही है प्री कैंसरस कंडीशन। सिर्फ इकलौता मुंह के कैंसर के साथ ऐसा हो रहा है। खतरनाक। हाँ, नहीं खतरनाक तो फिर मैं कह रहा हूँ कि और किसी बॉडी में नहीं हो रहा ना कि आपको साइंस मिल रहा है। हाँ, मतलब एक बार बताइए, जब आपको पता चला कि ये कंडीशन है, फिर तो आप अब जबरन ही मौत के मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम जैसे लोगों का तो माइंडसेट ये था ना कि सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो लेकिन आपने नई बात बताई है, तो ये तो बिल्कुल कि बड़ी थ्रेटनिंग सी है। उसमें ये भी था कि एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। हाँ, इट्स वायरस, जो ये वायरस है, ये ओरल कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अच्छा। तो आपने देखा होगा फीमेल में सर्विक्स कैंसर भी बहुत ज्यादा होता है, आपने सुना हो। तो वही है कि फीमेल को थोड़ा ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। वो सोचती कि नहीं मैं स्मोक नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, नहीं, पकड़ा वहीं जाएगा कि अपनी खुद से स्क्रीनिंग करें और डेंटल चेकअप मैंडेटरी बना। इस तरीके से आप ओरल कैंसर से बच सकते हैं। सर, ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं ना, तो ये विलेज और सिटी में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? नहीं, वही एज ए डेंटल केयर आप बता दीजिए कि हाउ डू यू विलेज में, सी? रूरल एरियाज में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ही वहाँ तो नहीं है। सारी नॉट ओनली रिलेटेड टू ओरल कैंसर, वहाँ तो सारी डेंटल प्रॉब्लम्स ही ज्यादा है हाँ। कि उनको अवेयर नहीं किया जा रहा है। ट्रीटमेंट जहाँ मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल पा रहा, तो हाँ, जब हम शहर में रह के नहीं जा पा रहे, वही मतलब इतना हम इग्नोर करते हैं, तो वो बेचारों को तो पता ही कुछ नहीं है। तो ये तो हमने करी बड़ों की बातें ना, हमने फीमेल को भी कवर कर लिया और मेल को भी। अब हम आते हैं बच्चों पे। सर, जो पेरेंट्स हैं, उनके जो बेबीज होते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं ना दूध के दांत, जी, उनमें कुछ हो जाता है तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि टूटना तो है ही। तो इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनके ऊपर, बच्चों के? देखिए, ये भी आपने आज के टाइम से बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया है। जी सर। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारी प्रैक्टिस में है वो 3 साल से 18 साल तक का बच्चा ज़्यादा पेशेंट है। अच्छा, ठीक है, इतनी यंग एज? हाँ, इसके पीछे रीजंस जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ, फूड हैबिट्स, एनवायरनमेंट, सब चीज़ें बदली हैं कि नहीं बदली? बिल्कुल। एक बार बताइए कि आज हम यहाँ एनसीआर सिटीज़ में हैं, फैब मार्च में हम लोग एसी चला रहे हैं, हमें थोड़ी दूर भी कहीं जाना होता है, हम कार से जा रहे हैं, खाने का क्या है, तो ऐसे आपकी हेल्थ भी बदली है। इस चीज़ को लेकिन वो अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपने बाकी चीज़ें तो अडेप्ट कर ली हैं, लेकिन
जो हेल्थ वाला मसला आता है उसमें थोड़ा सा इंसान कि नहीं यार इसको नहीं देखना है। अब बात करते हैं बच्चों की दांत में। एक्चुअली जो हमारे दांत हैं उसकी ना 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहली होती है प्राइमरी डेंटिशन, उसको हम कहते हैं। ये स्टार्ट होता है जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसके दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और 2 साल तक उसके पूरे दांत आ जाते हैं। और मैं पॉडकास्ट के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। मैंने जब मेरे यहाँ आते सबसे पहले पेरेंट्स को उठा के यही पूछता हूँ कि आपको पता है आपके बच्चे के दूध के दांत कितने हैं? मैं आपसे अगर पूछूं तो बताइए बच्चे के कितने दांत होने चाहिए, कितने होते हैं दूध के दांत? सर 32 नहीं हाँ 32 यही कि नहीं पता है। नहीं पता। बच्चों के जो दूध के दांत हैं वो 10 नीचे होते हैं, 10 ऊपर होते हैं। अच्छा 20 दांत होते हैं 20 बच्चों के, दांत। ठीक है। ये 6 महीने में बच्चे का दांत आ जाता है। सबसे पहले नीचे के दांत आता है, 2 जी नीचे के आएंगे, ठीक है। जी 1-2 महीने ऊपर नीचे होता है, किसी का हाँ 5 में, किसी का 7 में, हम्म ठीक है। तो और ये आगे तो ये दूध के दांत पहली कंडीशन प्राइमरी डेंटिशन, पहली स्टेज हो गई। फिर दूसरी स्टेज होती है मिक्स्ड डेंटिशन। हम्म इसमें क्या होता है जब बच्चा आपका अभी 5.5 साल, थ्योरेटिकल 6 साल मान लो, 5.5 साल के बाद ऊपर वाले ने ऐसे सिस्टम बनाया है, देखिए समझिए, ये दांत जो 20 थे ये 5.5 साल में उखड़ना स्टार्ट होंगे, टूटना। और एक चीज बड़ी अच्छी बनाई हुई है, सारे एक साथ नहीं टूटते हैं। यहाँ कंफ्यूजन पेरेंट्स को, जो मिक्स्ड डेंटिशन वाली है, ठीक है। 5.5 साल में टूटना शुरू होंगे और ये प्रोसेस चलता है ऑलमोस्ट 11 से 12 साल, ठीक है। सबसे पहले आगे जाएंगे, फिर दूसरे आगे, फिर इस तरीके से। इस वाली स्टेज में पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर तीसरी स्टेज है परमानेंट डेंटिशन, जो आपन है 12 साल के बाद जो बच्चा होगा उसके सारे दांत पक्के होने चाहिए। आजकल बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के दूध के दांत का सही टाइम पर ना उखड़ना, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई। अब पेरेंट्स यहाँ कंफ्यूज होता है, तो मैं तो अपने जो भी बच्चे आते हैं पेरेंट्स को उठाता हूँ, मैं उनको दिखाता हूँ, मैंने कहा ये क्या है बताइए। डॉक्टर साहब ये तो जो है दूध का ही वो दांत है। अब आपने एक सवाल किया था कि डॉक्टर साहब दूध के दांत तो उखड़ेंगे। अब क्या होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट बच्चों के दांत में भी होता है और बड़ा कॉमन है आज के टाइम में। तो जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट बच्चों में हम कर रहे हैं उसको पल्पेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। 1-2 स्टेप्स थोड़े से अलग होते हैं बट बड़ा कॉमन, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम और आप को तकलीफ हो रही है तो आप तो बता दोगे, बच्चा दर्द नहीं बता पाता। सबसे बड़ी चीज क्या है कि बच्चे को कैविटी हुई इस तरफ, तो बच्चा क्या होता है फिर सॉफ्ट खाना ढूंढने लगता है और वो उधर से खाना बंद कर देता है। और पेरेंट्स क्या है, कुछ ज्यादा स्मार्ट पेरेंट्स है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इसकी ना ग्रोथ रुक गई, तो वो जाते हैं अपने बच्चे वाले डॉक्टर के पास। फिर से वही कहानी, वो डॉक्टर साहब ने अच्छा नहीं ये मल्टीविटामिन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। रूट कॉज उनको भी नहीं पता, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि मुझे उनके फील्ड का नहीं पता। हाँ। भाई मुझे नहीं पता ना बच्चे वाले डॉक्टर का क्या ट्रीटमेंट होता है, मुझे अपने फील्ड का पता है, तो वो कैसे दूसरी फील्ड का बता देंगे। तो वहां से जब उस बच्चा खाना खाना बंद कर दिया, ठीक है, तो फिर वो दर्द हो रहा है उसको, ठीक है। फिर एक रोस्ट कंडीशन क्या होती है कि बच्चे को सूजन आ जाएगी, किसी भी बच्चा सो के उठा इतना मोटा मुंह हो रहा होगा, तब पेरेंट्स भागते हैं लेके दांत में है कुछ। हाँ, फिर तब तक बात निकल चुकी होती है, तब हमें रूट कनाल करने होते हैं। बच्चों का रूट कनाल करना थोड़ा सा बड़ा टफ टास्क होता है, पहले उससे फ्रैंकली होना पड़ता है। बच्चा का मन नहीं है, वो आया, उससे पहले मुझे खेलना पड़ता है, उसको पहले टॉयज देने पड़ते हैं, ठीक है। आइसक्रीम का लालच, मेरा भी बेटा 9 हाँ, इयर्स का। तो वहां तो उसका अगर बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, अब तो जैसे पीरियोडोंटिस्ट भी आ गए हैं, बच्चों का एक अलग स्पेशलाइजेशन होता है हमारे फील्ड में, ठीक है। वो लेकिन ट्रीटमेंट वही है कि भाई उनको पहले आप फ्रेंडली हो, फिर चीजें बताएं। तो पॉइंट यहाँ पे ये कि पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार है कि उनको खुद अवेयर नहीं। जब आप खुद ही अपनी हेल्थ के लिए अवेयर नहीं है तो आप अपने बच्चे को कैसे बताएंगे। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, उसको यही नहीं पता कि दूध के दांत का क्या सिस्टम है क्या नहीं। और एक जिसपे मुझे गुस्सा भी आता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने उनको ट्रीटमेंट बताया, इतनी बातें समझा दी, फिर पेरेंट्स का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इन जरूरत क्या है ट्रीटमेंट करने की, ये तो दूध के दांत हैं। आप भी शायद अभी यही कह रही थी उखड़ जाएंगे, यही कह रही थी कि तो टूट ही जाएंगे। हाँ, तो मेरा सवाल उनसे सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होता है, मुझे एक बार बताइए, अगर ये टूटने ही थे, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, तो ऊपर वाले ने दिए क्यों? पूछो सवाल का। नहीं देना चाहिए था ना, उसको सीधे पक्के लगा देता हूँ। अब बात करता हूँ इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूध के दांत जिस बच्चे के अच्छे होंगे, कोई कैविटी नहीं होगी, उसका ओरल हाइजीन अच्छा होगा, उसके पक्के दांत बहुत अच्छे आएंगे।
हाँ, तो देखिए बच्चे का यही है कि अगर उसके नहीं है मिल्क टीथ अच्छे, तो आपने देखा होगा कि सब कुछ लोग ऐसे हैं कि फेस तो बड़ा है बट उनका जॉ छोटा है। तो जी। जॉ डेवलपमेंट के लिए भी मिल्क टीथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी अच्छी जानकारी और दूँगा मैं अपने व्यूअर्स को आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि मिल्क टीथ की इम्पोर्टेंस क्या है? क्या आपने कभी सुना है कि जब बेबी होता है, तो जिससे बच्चा जुड़ा होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। हुँ। उसको रिज़र्व किया जाता है। जी। सुना है आपने? हाँ, हाँ, स्टेम सेल्स उसके ना, हाँ, हाँ, तो पता है एक चीज़ और मुझे। आपको बता दूँ हाँ। कि जो स्टेम सेल्स प्लेसेंटा में होती हैं, हुँ। वही स्टेम सेल्स उसी लेवल की मिल्क टीथ में भी होती हैं। ओह! तो रिपेयरिंग के मिल्क लिए। टीथ को भी प्रिज़र्व किया जाता है। अच्छा। बट ये बड़ा कम है अभी, इधर तो नहीं है, 1-2 बैंक्स वगैरह हों, क्योंकि लोग अवेयर ही नहीं हैं। तो इस चीज़ से आप समझो कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। मुझे लग रहा है बताइए? ऑडियंस को भी पहली बार पता पहली चलेगा, बार मुझे भी पहली बार हाँ, ही पता चला है। तो मिल्क टीथ को प्रिज़र्व किया जाता है। हुँ। कि कभी अब स्टेम सेल्स का प्रिजर्व क्यों कर रहे हैं मैं बताऊंगा व्यूअर्स को कि भाई कभी आपकी फैमिली में किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो हम वहां से स्टेम सेल्स ले लेते हैं जिससे कि वो पेशेंट की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है मिल्क टीथ की। अब एक पॉइंट और इसमें ये रह गया हमारा कि भाई दिक्कतें क्या होंगी। ये तो चलो हमने पेरेंट्स को अवेयर कर दिया। हुँ। अब जैसे इस टाइम सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों के दांत टाइम से नहीं उखड़ रहे। तो जो ये दांत है ये मिल्क टीथ है, इसका है कि ये भाई 5.5 साल में गिर जाना चाहिए। तो जो नीचे दांत है उसका फिक्स है हुँ। कि वो 5.5 साल में बाहर आ जाएगा। उसको आना था यहाँ, ये गिरे नहीं, ये बैरियर हटा नहीं, तो वो आगे से या पीछे से आ जाते हैं। हाँ, हमने बहुत केसेस हाँ, देखा है। तो ये है इर्रेगुलर टीथ। अब आप बाद में ब्रेसेस ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, अभी तो अलाइनर्स आ गए हैं, लेकिन ब्रेसेस ब्रेसेस ट्रीटमेंट का एक रूट कॉज ये है कि आप अपने बच्चे की ओरल हेल्थ बचपन में ध्यान नहीं दी। उसके दांत सपोज करो ये दांत दिख गए, आप तभी डेंटिस्ट के पास चल के इसने हटा दिए, अपनी जगह पे आ जाएंगे कुछ टाइम में। लेकिन आप लगे रहे 18-18 20-20 साल की उम्र में आता है बच्चा कि मिल्क टीथ रह गया है, और वो ऊपर बच गया, फिर हम उसको ब्रेसेस से करेक्ट करते हैं। तो एक ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम। इसलिए वो भी सही टाइम पे टूटना बड़ा ज़रूरी है। जरूरी सही नहीं ना कि भाई वो टूटेगा तभी तो नेचुरली टूट जाए तो आराम से आ जाएगा, लेकिन आजकल नेचुरली नहीं टूट रहा है। तो उसके लिए पेरेंट्स को चेक करना होता है बच्चे के मुंह में बराबर। चेक भी क्या करना, 6 महीने में डेंटल चेकअप कराओ। हाँ। पहला डेंटल चेकअप बच्चे का मेरे हिसाब से जब उसका पहला बर्थडे हो तो पहला डेंटल चेकअप होना चाहिए। इतने छोटे बच्चे से बिल्कुल, स्टार्ट। जैसे मैंने बताया कि 5 महीने बच्चे के दांत आ रहे हैं, लेकिन आप खुद बताइए क्या आप पेरेंट हैं आप? हाँ, मेरा बेटा है, कितने 9 साल के इयर्स हैं? का, 9 9 इयर्स का। ईयर्स के हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। हुँ। तो जब बच्चा छोटा था, जब वो 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, चलो अब तो ब्रश कर रहा हो, आपने उसकी ओरल हेल्थ के लिए क्या किया? कुछ किया? नहीं किया। जब 6 महीने का जब उसके दाँत आ रहे होते हैं, तब भी उसको केयर चाहिए। अगर वो सिर्फ़ मदर फीडिंग पे है, तो उसमें भी कार्ब्स होता है दूध में, वो गंदगी करेगा। हुँ। तो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे फिंगर ब्रश सुना है आपने? एक मार्केट फिंगर ब्रश आ गया है। अच्छा। अगर वो भी नहीं है, तो हल्का-सा एक कोई कपड़ा लो, हाँ, कॉटन लो या गौच पीस लो। जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, ऐसे साफ कर गम्स पे दिया। साफ हाँ। कर दो। हाँ, ये तो हम करते थे हाँ, कि किसी कपड़े से उसका मुँह साफ-सा कर वही दिया तो छोटा-सा। पुराने लोग करते थे ना, तो हाँ, सबकी हाँ। इम्पोर्टेंस थी इन चीज़ों की। हुँ। तो अब वो जब जैसे दाँत आ गए धीरे-धीरे, तो उसके बाद थोड़ा-सा और माउथ हुँ। वॉश आ गए हैं ऐसे। हाँ। इवन कि अब तो टोडलर टूथपेस्ट आ गए हैं, जी, जो बच्चों के लिए ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हाँ, ये सारा। तो ये सब चीज़ें हैं कि उसमें थोड़ा-सा, लेकिन पॉइंट यही है कि पेरेंट्स का अवेयर होना इस चीज़ के लिए। हुँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि इतने साल से हम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या होती है कि रूरल एरिया से समझ में आता है। हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे लोगों को इस चीज़ के लिए हमें अवेयर करना पड़ता है। सब कुछ है बट पता नहीं क्यों वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या अवेयर नहीं होना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा तकलीफ़ होती है। लेकिन चाहते हुँ। हैं कि ये वीडियोज़ हम लोगों की देखें और इस बारे में थोड़े-से सीरियस हों अपने बच्चों की ओरल हेल्थ को लेके। बिल्कुल सर। सर हम बात कर रहे हैं ना और इसी की डेंटल केयर की, तो प्राइवेट क्लिनिक्स तो महँगे हैं, तो क्या गवर्नमेंट सस्ते होते हैं? गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट क्या है डिफरेंस? देखिए इंडिया में एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये तो हुँ। गवर्नमेंट का ही मुद्दा है हुँ। कि वो इसको बताएँ आके बट गवर्नमेंट डेंटल क्लिनिक आपको कम मिलेंगे। हुँ। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ कम आती हैं, हुँ। डॉक्टर्स क्यों नहीं आ रही हैं ये लोग जानें। तो उस लेवल के डॉक्टर्स, डेंटिस्ट नहीं होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। जहाँ हैं भी, हुँ। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने ऐसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे हैं कि डॉक्टर बैठा हुआ है, डेंटल चेयर नहीं है। हुँ। बताइए? फिर क्या फ़ायदा हैं? वहाँ जाने का? तो इसमें तो ये है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जब तक गवर्नमेंट सेक्टर्स में वैकेंसी नहीं आएँगी,
जो अभी हम बात कर रहे थे अवेयरनेस की, सबसे पहला स्टेप ही ये है कि रूरल एरियाज में डेंटिस्ट हायर किए जाएं, उनको हॉस्पिटल्स में रखा जाए, तो वहाँ जो व्यक्ति है जो प्राइवेट क्लिनिक तक नहीं पहुँच पा रहा है वो अपना ट्रीटमेंट ले सके। तो सर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डेंटिस्ट भी बनाए जाते हैं ना, कॉलेजेस होते हैं, तो आपको लगता है वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है या बस एक बिजनेस उन्होंने एक धंधा बना लिया है? भाई पढ़ाई हो रही है तो हम यहाँ बैठे हैं पढ़ के। तो डेंटल कॉलेज तो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और कि सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है बट बना भी रहे हैं। डेंटल कॉलेजेस देखा जाए तो वैसे भी अभी थोड़े से और भी खुल रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है कि एक दो कॉलेज ऐसे होंगे शायद, नहीं तो मोस्टली तो ऐसे नहीं होते हैं। वहाँ डॉक्टर्स निकल के आ रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, और बाकी वो आगे अपना काम करें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। बिल्कुल बढ़िया सर। सर अब जैसे हम बात ही कर रहे हैं, आपके क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते होंगे। अब जैसे मैं अपनी बात करूं पर्सनल, मेरे हस्बैंड को डेंटल चेयर से ही डर लगता है। मतलब उनका एक डॉक्टर है, ही विल गो टू दैट डॉक्टर ओनली, चाहे जितना टाइम लग जाए, क्योंकि वो उनके साथ एक कनेक्शन है जी। तो ही मेक्स हिम कंफर्टेबल दैट डॉक्टर। तो आप कैसे करते हैं कंफर्टेबल, क्योंकि वो डरा हुआ था बेचारा, तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? देखिए, जब सबसे पहले एक नया पेशेंट आता है तो कुछ लोगों में होता है कि डर लाजमी होता है, ठीक है। तो ये डर मैंने जैसे कि मैंने थोड़ा बच्चों वाली बात करी कि वो उनके साथ डर रहता है, उनके साथ मुझे कोऑपरेट होना पड़ता है बच्चों के साथ, पेशेंस रखना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं उनके पेरेंट्स को बोलता हूँ, आज पहली बार वो आया, नहीं है उसका मुझे, और ये एक डॉक्टर्स को देखना होता है। जब आप मेरे चैम्बर में घुसेंगे तो मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करके ये देख लेता हूँ कि ये डरेगा कि नहीं डरेगा। ये मेरा काम है। अगर मैं इसको जज नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर तो बात ही खत्म होगी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, जो बच्चे के लिए मैं करता हूँ, मुझे पता है कि आप अपने बच्चों को लेके आएंगे और आज नहीं कराएगा, तो ठीक है, मना कर दिया। फिर हम आपको फ़ोन करते हैं, स्टाफ मेरे फ़ोन करेगा कि मैडम इसका जो फेवरेट टॉय हो नेक्स्ट टाइम लेके आना, मुझे चुपके से देना। आए, उसको दिया, उसने दोस्ती करी, थोड़ा काम कराया, थोड़ा कराया, ये तो होगी बच्चे की बात। अब बड़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसिडेंट्स मेरे साथ होते, देख सबसे पहली चीज़ तो होता है कि ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट बिल्डअप ही तो करना है, ठीक है। तो मेरा जो काम करने का तरीका ये है कि जैसे डर रहा है कोई पेशेंट, तो सबसे पहले हम उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। नॉट ऑन डेंटल चेयर, ऐसे आई कॉन्टैक्ट में बात होगी कि मैडम यस सर, आपका ये काम होना है, ठीक है, और बिल्कुल कंफर्टेबली करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। हाँ, ड्राइविंग सीट पे आप रहेंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई भी तकलीफ थोड़ी सी भी होगी तो आप लेफ्ट हैंड रेज कर देंगे। इससे उसको कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये मेरे दर्द की फिक्र कर रहा है। तो हम यही करते हैं कि थोड़ा भी हो, ठीक, हम वहीं स्टाफ, क्योंकि हमारे असिस्टेंट के बिना हमारा काम होता नहीं, तो वो भी रुक जाएगा, हम भी रुक जाएंगे, ठीक है। फिर ठीक है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत एक्चुअली कम होता है कि ज़्यादा डरने वाले पेशेंट आ जाते हैं। तो मतलब कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आया, तो वो वाइफ अपने हस्बैंड को लेके आई, और वो उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बट वो बाहर वेटिंग एरिया से अंदर ही नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, और वो दोनों लड़ भी रहे हैं आपस में कि तुम इतना दर्द हो रहा है, तुम ये है। उसने कभी डेंटिस्ट को दिखाया ही नहीं था, डर के मारे। हाँ, तो अब मुझे सब कुछ कैमरे में दिख रहा है, मुझे कन्वर्सेशन आवाज़ भी जाती है वेटिंग एरिया से। तो स्टाफ ने बोला सर वो पेशेंट आने को तैयार नहीं, दूसरा पेशेंट भी था हमारा बैठा हुआ, तो हम अपना उसी गटअप में निकल के बाहर गए। हमने उनसे बोला बताइए क्या दिक्कत है। बोले सर वो बोल भी नहीं रहा, समझ में आ गया डर रहा है, वही बॉडी लैंग्वेज रीड कर ली। तो हमने कहा कि एक काम करिए कि अंदर, फिर उनको लेके गया चैम्बर तक, वो आ गए। मैंने कहा आप ये मेडिसिन खाइए और 2 दिन 3 दिन बाद आइए। तो उसकी वाइफ ही इनकी बोल रही है अरे इसका दर्द हो रहा है और इसने मुझे परेशान कर दिया और आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। मैंने कहा मैडम बस ये काम करो। तो उससे थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस मिला और वो 2 दिन बाद आया, हमने काम किया, उसने कराया। हाँ, तो फियर का यही है कि वो थोड़ा सा जज करना होता है, और जो है कि आप उसको किस तरीके से अपने जोन में लेके जा सकते हैं। जैसे कुछ पेशेंट तैयार हो गए कुर्सी पे बैठने को, मगर फिर उनको एंजाइटी अटैक से आ जाता है ना, घबराहट शुरू हो जाती है। तो कभी होता है, बता यही एक्चुअली एंजाइटी है या उसको डर है, वही चीज़ है। तो उसी को आपको टैकल करना है, उससे बातचीत करके, और ठीक है भाई आज नहीं करते हैं, धीरे धीरे धीरे। इवन कि भी 2-3 दिन पहले एक पेशेंट आई हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनको इतनी प्रॉब्लम है, लेडी हैं 75 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैंने उनसे आधा घंटे बात की, दर्द हो रहा है, ट्रीटमेंट नहीं कराया उस दिन, बट लास्ट में जाते हुए क्या बोल रही हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो आपकी बातों से ठीक हो गई। तो कहीं ना कुछ तो पॉजिटिव आया, कुछ तो आया। कल हमने उनका एक्सट्रैक्शन किया है, इतना चिल्लाई हैं वो, लेकिन फिर भी तो जाके करवा तो लिया एनेस्थीसिया, बट डर था, डर। उन्होंने उस डर के चक्कर में सारा ओरल हेल्थ खराब कर लिया।
पूरी फैमिली लेके आते हैं, बड़ा बेटा छोटा बेटा ऐसे करके सब, मम्मी कराओ कराओ। तो थोड़ा सा हम्म, वही कि आपको पेशेंट का फ्रेंडली होना पड़ेगा, उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा आपको। ये तो एक फियर वाला हो गया। हम्म। और सर जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, जी तो कभी ऐसा भी कोई केस आया है कि पेशेंट खुद ही डॉक्टर बन के कह रहा है सर मेरा ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी नहीं कर दो? देखिए, हर एक चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं कि ये एक्चुअली आजकल जैसे गूगल, चैट जीपीटी जो आ हाँ, गए हैं ना डॉक्टर ये। बन रहे हैं हाँ, लोग खुद ही। तो देखा जाए तो मेडिकल फील्ड एक ऐसा है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते। हम्म, आप चैट जीपीटी से ईमेल तो लिखवा सकते हैं, हम्म, लेकिन आप चैट जीपीटी से आरसीटी थोड़ी ना करा सकते हैं। वो तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। इवन कि थोड़ा बहुत फिजिशियन वाला काम भी एक तरीके से देखा जाए तो मेडिसिन बता देता है, लेकिन वो भी आपको बिना डॉक्टर के नहीं लेना है। वो थोड़ी ना पता इसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या इसकी दिक्कतें होंगी, क्या नहीं, उसने तो उठा के दे दिया डाटा, उसको बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि ट्रस्ट बिल्डअप था, लेकिन जैसे कि एक बार अगर ट्रस्ट बिल्डअप हो गया तो वो तो खैर बहुत कम होता है, बट कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं कि उनको मना करना पड़ जाता है ट्रीटमेंट के लिए। हम्म, उसका रीज़न यही है कि मैं उसको समझा ही नहीं पा रहा हूँ। उसके पास इतना अपना ज्ञान है कि नहीं, एक बार बताइए, मेरे आपको समझाने के 3-4 तरीके हैं। मैंने बिल्कुल। चारों अप्लाई कर लिए, लेकिन आपका एक माइंडसेट है। मैंने कहा आरसीटी कराना है, जी नहीं ये समझ में नहीं आ रहा ये। चलो एक होता है पेशेंट को पैसे का था उसका, वो सॉल्व कर दिया। तो फिर ऐसे पेशेंट को लगता है कि भाई नहीं, हम्म, टाटा बाय बाय, हाँ कोई दूसरा बैठा होगा वहाँ जाओ, या जो उसके हिसाब का हो जाए। हम्म। तो ये चीज़ें होती हैं। तो सर अब आपके प्रोफेशन पे आते हैं, है ना? जी आपका क्लिनिक है जैसे, जी जी। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी डेंटिस्ट बनना टफ है या सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनना टफ है? नहीं देखिए, दोनों ही चीज़ों का अपना है कि डेंटिस्ट बनने के लिए पहले पढ़ना है। पढ़ना है। हम लोग डॉक्टर्स, डेंटिस्ट ही नहीं, डॉक्टर एग्ज़ाम डॉक्टर्स निकालो, एग्जैक्टली, हाँ। और सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। एक इंसान 3 साल में ग्रेजुएट हो रहा है, 5 साल में ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एग्ज़ाम निकाल रहा है। हम्म, उसके बाद रही सक्सेसफुल डेंटिस्ट की, तो आप देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। आपकी हम्म, अगर नीयत ईमानदार है, ठीक है, और आप स्किल्ड हैं, हम्म, तो सक्सेस आपके पास खुद रहेगी। इट्स नॉट ओनली इन डेंटिस्ट्री, हम्म। किसी भी फील्ड में। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अपने प्रोफ़ेशन के साथ कोशिश करता हूँ कि जस्टिस। ईमानदार रहूँ। कमियाँ हर किसी में होती हैं, ना हम्म, तो 100% प्योर कोई और है, ना हम हैं। बट ये है कि वो गलतियों का रेशियो कोशिश करते हैं कि कम हो, ठीक हम्म, है? और आपको उनको एक्सेप्ट, खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आपको नहीं, गलती अगर हुई है तो मुझे पता होना चाहिए यार इस पेशेंट में ये हुआ है। और आप बिलीव नहीं करेंगी करेंगी कि डॉक्टर्स की लाइफ़ ऐसी है, ख़ासकर मुझे अपनी, कि जब चीज़ें सही नहीं हो रही थी, हम रात भर सो नहीं पाते। एक तरीके से स्ट्रेस वाली लाइफ़ भी डॉक्टर ही जी रहा है। बिल्कुल। क्योंकि जब आप सब कुछ कर देते हैं, आपने सुना होगा कि साहब इस डॉक्टर के हाथ में शिफ़ा है, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, हम्म, बट पेशेंट ठीक नहीं हो नहीं रहा हो रहा, तब आप परेशान होते हैं, और वो परेशानी आपको सोने नहीं देती। कि क्यों नहीं हो रहा। हाँ, और इसको समझने के लिए आपका फैमिली पर्सन भी उस फ़ील्ड से होता है, तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। अगर नहीं है, तो और दिक्कतें होती हैं। आपका पार्टनर आपकी हाँ, डेंटिस्ट वो डेंट चीज़ों को समझ लेती है, नहीं डेंटिस्ट्री में नहीं है, अच्छा। लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि ऐसा हाँ, होता है, बहुत सारे जूनियर्स परेशान बिल्कुल। रहते हैं। बता दो ना कि उस भाई उस जो सामने वाला है सेम फील्ड में, समझेगा कि यार ये हुआ होगा, ये हम्म, कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो ठीक है। लेकिन वो अकेले ही अंदर-अंदर घुट रहा है ना, हम्म, उसको नींद नहीं आ रही है, तो कहने का मतलब ये है कि सक्सेस तो अपना वही है कि आप हम्म। ईमानदार रहो, कुछ गलत मत बोलो। क्योंकि एक हमारे मतलब हमारे सर हैं, उनका नाम नहीं लेना मैं चाहूँगा, डॉक्टर रम्ज़ अली उनका नाम है। अच्छा। वो हमारे बॉस हैं या कुछ भी है, तो उन्होंने हमें शुरू से एक चीज़ ये सिखाई, और आज के टाइम में ऑनेस्टी जो मैंने सीखी। जैसे आपने शायद मुझसे पूछा था कि कुछ अननेसेसरी ट्रीटमेंट की बात हाँ, आप कर हाँ, रही हाँ। थी। वो हमने सीखा कि अननेसेसरी होता होगा, बट हमने तो आज तक ये वर्ड नहीं सुना, ना इसको अप्लाई किया। जो चीज़ है उसी में आपको अर्निंग भी होगी, उसमें आपको सब कुछ होगा। तो वो गुरुदेव का हमारा रहता है कि भाई चीज़ों को ईमानदारी से करते रहो। हम्म, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हमसे हम्म, कभी गलतियाँ हो जाती हैं। हम्म। तो ऐसा है, बस ऑनेस्टी पे रहो। जी, जी। तो सर हम यही आपके इसी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए सवाल पूछ रही हूँ जो अभी इसको पढ़ रहे हैं, हुँ, पढ़ाई कर रहे हैं डेंटिस्ट्री की। तो उनके लिए मोटिवेशन के लिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक अच्छा डेंटिस्ट कितना कमा लेता है महीने का? रफली, ताकि जो बेचारे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा-सा। देखिए कमाने का तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, किस बट एरिया में। इनिशियली आपने कैसे स्टार्ट किया? अपना इसलिए थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बता दीजिए हमारी। इनिशियली मैंने स्टार्ट किया थोड़ा-सा हुँ, रूरल एरिया से ही, मेरी हुँ, प्रैक्टिस स्टार्ट की थी मुरादाबाद, अमरोहा से। हुँ, बट ऊपर वाले का इतना शुक्र रहा कि हम धीरे-धीरे चीज़ों को चलती रहीं। बट उससे पहले ये तो क्लिनिक स्टार्ट किया, जैसे आपने बोला क्या करना चाहिए, उससे पहले हमने अपने स्किल्स को बिल्डअप किया।
वो कैसे बिल्डअप होता है? किसी सीनियर के चैम्बर में खड़े होकर। प्रैक्टिस करके। तो हाँ, जो भी यंगस्टर हैं, अभी एक्चुअली एक बड़ी दिक्कत हो गई है पिछले 4-5 साल से। जो भी डॉक्टर प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम पास आउट हुए और तुरंत हमें पैसा आने लगे। हाँ, पेशेंस नहीं है। वो थोड़ा-सा गलत हो रहा है। हुँ। पहले अपनी स्किल्स को आप डेवलप करो। वो डेवलप तब होता है कि आप किसी सीनियर के या किसी जैसे भी हैं कोर्सेज़ भी होते हैं या वैसे आप किसी सीनियर को पकड़ लो, कि उसके चैम्बर में आप 6 महीने भी खड़े हो गए ना, तो आप बहुत चीज़ें डेवलप कर जाते हैं। तो क्लिनिक खोलने की जल्दबाज़ी नहीं करनी है। रही बात पैसे की, तो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप स्किल्ड हैं, तो आप एक अच्छी-खासी लाइफ़ जी सकते हैं। अच्छा खासा कमा लेंगे और खुश रहेंगे। बिल्कुल खुश रहें, सबसे बड़ी चीज़ तो खुशी है, तो उतना हो जाता है। बट आपका स्किल पे थोड़ा-सा काम करना ज़रूरी है, आपको क्लिनिक खोलने से पहले। हुँ। तो सही पर्सनल ब्रांडिंग जैसे आजकल सभी की चल रही है ना, किसी हुँ। भी फ़ील्ड हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो या कोई फैमिली मेडिसिन हो या कोई फिज़ियोथेरेपी हो, हर कोई अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करता ही है। हाँ, हाँ। तो ये वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पावरफुल है या इंस्टाग्राम पे आप ज़्यादा दिखें वो इम्पोर्टेंट है? नहीं, सबसे ज़रूरी वर्ड ऑफ माउथ। हुँ। इंस्टा, फेसबुक तो अभी आए हैं ना। जी। आप मेरी पेशेंट हैं। हुँ। आपने जब किसी पेशेंट को बताया हुँ, कि हुँ। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, तो वहीं आके रुकेगा। हुँ, इंस्टा, एफबी वाले पे वो 2-3 सवाल कर लेगा। हुँ, जो हमारा पेशेंट बनता है, वो कई सालों के लिए बन जाता है। फैमिली डॉक्टर्स वर्ड क्यों आया? फैमिली डेंटिस्ट वर्ड क्यों आया? कि आपका डॉक्टर हो, पूरे परिवार का डॉक्टर हो, हुँ। ठीक है? जी। तो जो माउथ पब्लिसिटी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। फेसबुक, इंस्टा दीज़ आर Word of mouth is more हाँ, important than anything else. बस, If सबसे you are ज़्यादा। good, तो people will come हाँ, definitely सीधी to सी you. बात। हाँ, ठीक है। और सर सर एक कोई एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करिए जो बहुत एक्सपेंसिव कोई केस हैंडल किया हो, यानी ये होता है ना कि बिल्कुल द पीक केस कि हाँ भाई ये सबसे ज़्यादा फीस थी और या नहीं, जो भी था। एक्चुअली एक्सपेंसिव तो एक केस नहीं है, एक्सपेंसिव कोई वर्ड नहीं है अच्छा। कि एक्सपेंस बहुत सारे पेशेंट आते रहते हाँ, हैं, उसमें हाँ। तो वो यही तो है। डिपेंड करता है कि हाँ, किसका क्या है। बस इसमें ये बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ हैं तो कुछ रेफ़रेंस हुँ, बाहर हुँ। से पेशेंट आए हैं, हुँ, हुँ। यूएसए से आया है या किसी ने रेफ़रेंस दे दिया तो वो आया यहाँ, उसने मेरे यहाँ ट्रीटमेंट करा लिया है। हुँ। आपका कोई है सऊदी में या कहीं भी है, हुँ, क्योंकि हुँ। बाहर की कंट्रीज़ में डेंटिस्ट्री काफ़ी बहुत महँगी है। महँगा है, हाँ, बहुत महँगा है। वहाँ तो सोच तो भी नहीं सकते। हाँ, हम लोग रहते थे तो 2 महीने यहाँ जब आते थे समर जी। वेकेशंस में क्योंकि हाँ, यूनिवर्सिटी में थे, हुँ। तो सारे डेंटल वर्क जो भी होता था उसी दौरान करा के हाँ, जाते थे। तो वही इसी में थोड़ा-सा ये है कि एक डेंटल टूरिज़्म का बढ़ा है इंडिया में, हुँ। ठीक है? क्योंकि महँगा है। भई यूएसए में रूट कैनाल ट्रीटमेंट या सऊदी में जो भी है 3 से 4 लाख रुपए। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ 20 से 25 हज़ार रुपए में चलो मैक्सिमम हो जा रहा है। तो आता है आदमी प्लान कर लेता है, घूम भी लूँगा, तो भाई ट्रीटमेंट करा लेगा। तो ये थोड़ा-सा है। इंडिया में तो कंपैरेटिवली सस्ता ही है हाँ, बता और दो ना मुल्कों 3 से। से 4 हाँ। लाख या 25 हज़ार रुपए कितना सस्ता है बताइए? तो उसका तो फ्लाइट का टिकट कर घूम भी लेगा, सब कुछ करा लेगा। ये हाँ। चीज़ें। मैंने लास्ट एक डेंटिस्ट का ही किया था हुँ, पॉडकास्ट, तो ही हुँ। वाज़ टेलिंग कि ऑस्ट्रेलिया से लोग आए थे और 4 दिन में वो सब कुछ करा के गए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, हाँ। आपका यूएसए, हुँ। आपका सऊदी, यहाँ जो है चीज़ें सब महँगी आते हैं, हैं। तो वो आते हैं। और ख़ासकर ये जो है डेंटल टूरिज़्म आपका दिल्ली एनसीआर, हुँ, हुँ, बैंगलोर, हुँ। बॉम्बे, हुँ। स्पेशली लोग ट्रीटमेंट कराने आते हुँ। तो चलिए हम आते हैं सर अपने लास्ट सेक्शन पे। हैं। जी, लास्ट सेगमेंट हमारा रैपिड फायर है। जी। उसमें आप अपना आंसर्स दीजिएगा मुझे। स्केलिंग हार्मफुल है या सेफ? आपने सेफ, बताया है सेफ। सेफ है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश वर्थ इट और मतलब नॉर्मल ब्रश? नॉर्मल ब्रश। नॉर्मल ब्रश इज़ मोर गुड। नहीं, नॉर्मल ब्रश हुँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी आया है मार्केट में, बट अगर आपको इसमें है कि ब्रशिंग टेक्निक पता होना ज़रूरी है। हुँ। तो मैं तो कहूँगा कि मैनुअल ब्रश ही कर लो, और थोड़ा-सा जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्रश जो मुझे लगता है कि अगर आपके घर में कोई मेडिकली चैलेंज्ड है या कुछ है, तो भई उनके लिए होना चाहिए। फिर दूसरा है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, फिर भी अगर किसी को करना ही है, तो हुँ। एक बड़ी ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक ब्रश अगर आप यूज़ करें तो उसमें पेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। आप ऐसे ही कर लो। पेस्ट लगा के क्या होता है, एक तो वो महँगा आता है, हाँ। और ऊपर जो उसका ब्रश का हैंडल होता है, पेस्ट जाके ना उसको खराब कर देता है, उसमें एक बैरियर सा कर देता है। तो अगर फिर भी किसी को करना है तो करे, बाकी मेरे हिसाब से तो मैनुअल ब्रश गुड, बट हुँ। आपको ब्रशिंग टेक्निक्स पता हो अच्छे से। अच्छा। और माउथ वॉश डेली करना चाहिए या व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड? नहीं देखिए, हर एक चीज़ की 2 स्टेजेज़ होती हैं कि कम भी नुकसानदायक है, ज़्यादा भी ज़्यादा। नुकसानदायक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे ही कोई भी चीज़ खरीद के नहीं लानी है। हुँ। डेंटिस्ट द्वारा रिकमेंड किया गया। गम डिजीज़ के लिए माउथ वॉश अलग है, कैविटी के लिए माउथ वॉश अलग है, अच्छा। रेगुलर यूज़ करने के लिए माउथ वॉश अलग है।
टीवी पे देखोगे तो एक ही है, वो ले आए हाँ, जो भी ब्रांड का है, लिस्टरीन एंड लिस्ट्रीन है। अदर थिंग्स। तो एक्सेसिव हर एक चीज़ की, इवन कि कुछ जगह पे ये देखा गया है कुछ पेशेंट्स ने कि उसने अपनी मर्ज़ी से माउथ वॉशेज़ किए तो उसने दाँत पे स्टेन्स कर दिए। हाँ, तो वो आप डेंटिस्ट देखता है, आपको बताता है, ठीक है, कि ये आप इस्तेमाल करो, बट लेकिन करना चाहिए। क्योंकि आम आदमी जैसे मुझ जैसा तो वो सोचता है बेड ब्रेथ ना आ जाए या कुछ हो जाए तो वो हुँ। उसको कुल्ला कर हाँ, लेता इसीलिए है उसका। अलग-अलग है, बेड ब्रीथ वाला हाँ, अलग है, सेंसिटिविटी के लिए इस तरीके से वो डेंटिस्ट ही चेक करके बताएगा। डेंटिस्ट हाँ, हम लोग तो केमिस्ट शॉप से जाके ले हाँ, लेते हैं ना वही लोग। वही गलत कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ऑयल पुलिंग इज़ गुड फॉर टीथ और नॉट? देखिए, ऑयल पुलिंग का जहाँ तक मुझे जानकारी है, इट्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट समथिंग, ओके। एंड ये जो है कि नॉट रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री। ऑयल पुलिंग का जहाँ तक मुझे है कि वो पूरे आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का कुछ है कि नारियल पानी को हमें लेना होता है, वो हुँ, हुँ, तेल हुँ। को शायद, हुँ, हुँ, और हुँ। उसमें ऑयल पुलिंग करते हैं, तो वो दाँत से उसका मतलब नहीं है। तो थोड़ा बहुत वो आयुर्वेद वाली है, इसके बारे में साइंटिफिक मैंने उसकी कहीं स्टडी मैंने अच्छा, तो नहीं इट इज़ देखा। नॉट हुँ, रिलेटेड टू योर मैंने नहीं प्रोफेशन पढ़ा है मतलब वो। आयुर्वेद से है हाँ, वो। अच्छा लोग व्हाइटनिंग कराते हैं, जी। तो क्या ये इनेमल को जो टीथ इनेमल है उसको डैमेज करता है? अरे ये भी थोड़ा-सा एक सवाल है, एक्चुअली ये तो लोगों को पता होना चाहिए। जी। टीथ व्हाइटनिंग और स्केलिंग में लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हुँ। पेशेंट आया, वो कहता है डॉक्टर साहब ना मेरे दाँत सफ चमका दो। तो टीथ व्हाइटनिंग एक अलग चीज़ है। स्केलिंग जो हमने कवर किया कि हर किसी को कराना चाहिए। टीथ व्हाइटनिंग में क्या होता है कि सपोज़ करो किसी के दाँत बहुत ज़्यादा डिस्कलर्ड है, हुँ। ठीक है? और किसी का प्रोफ़ेशन ऐसा है कि उसको एंकरिंग करनी है, उसको एयर होस्टेस बनना है, जहाँ आपकी स्माइल ज़्यादा मैटर करती है। जी। सपोज़ करिए आप एंकर हैं, हुँ। बैठे हुए हैं, तो थोड़ा-सा अच्छे दाँत हो, थोड़ा लगता है कि अब ठीक है। तो टीथ व्हाइटनिंग एक्चुअली उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ। लेकिन जैसे कहा कि इनेमल को डैमेजेस करता है, हुँ। कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि टीथ व्हाइटनिंग से हल्का-सा इनेमल रिडक्शन होता है। जो लोग ले रहे हैं उनको डॉक्टर के सुपर अपने आप नहीं कर लेना है। कुछ-कुछ टीथ व्हाइटनिंग की मैं भी देखता हूँ स्ट्रिप्स आ गई हैं, कुछ ऐसा हो हुँ। गया है, ठीक है? तो ये सब नहीं है, आप टीथ व्हाइटनिंग अगर करा रहे हैं, तो अपने डेंटिस्ट से जो वो हो रहा है 3 महीने, 6 महीने में उसके पास जाते रहना होता है। हाँ, सर टीथ फाइटिंग से मुझे याद आया डीआईवाई बड़ा चलता है ना, डू हुँ। इट योरसेल्फ। हाँ, हाँ, वो वही सोडा और नींबू पता नहीं क्या-क्या ये मिला के इज़ इट नथिंग नथिंग सेफ? नहीं? कुछ नहीं, कुछ ये सब फालतू का रील्स आ गई हैं कि कुछ भी हाँ, एक करने के लिए। यूट्यूब शॉर्ट्स आ गए हैं बहुत हाँ, सारे। वही कि गलत चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं। आप कुछ भी ऐसा कर दो, मैं ही कह दूँ आज ही सब आरसीटी इससे हो जाए, उसको लोग देखेंगे और उनमें फ़ोन्स भी आएँगे। लेकिन प्रैक्टिकल बात करिए ना जो चीज़ है। बिल्कुल, जो हकीकत है हाँ, उसकी बात उस करनी पर चाहिए। हाँ, तो सर ब्लीडिंग गम्स एक सीरियस चीज़ है, हमने बात भी की, तो उसको इग्नोर करना चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना तुरंत चाहिए। डॉक्टर के पास सबसे ज़रूरी। और सर बैड ब्रेथ का सबसे बड़ा रीज़न? वही है गम डिसीज़, वेट ब्रीथ का सबसे बड़ा रीज़न कि आपका गम में इन्फ्लेमेशन है और हुँ। वही वेट ब्रीथ में कन्वर्ट हो पा रहा है और आप उसको नज़रअंदाज करे जा रहे हैं, नज़रअंदाज करे जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने पहले ही बात करी है, इफ यू आर डायबिटिक, इफ यू आर कार्डियक पेशेंट, देन आपको ओरल हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना। सर कितनी बार स्केलिंग सेफ है? स्केलिंग 6 महीने में एक बार कराना चाहिए। अगर किसी को गम डिजीज़ है उसको 3-3 महीने में जाना चाहिए। हुँ। तो 6 महीने में एक बार आप डॉक्टर के पास चले जाओ, स्केलिंग करा लो। सर लास्ट क्वेश्चन, लोग उठते ही चाय पीते हैं, तो हुँ। चाय पीना बिना ब्रश के इज़ सेफ और नहीं, इट्स चाय नॉट पीना सेफ? तो वैसे ही सेफ नहीं है, बट उसका चाय ना पिए अच्छी बात है, नुकसान ही करती है। बाकी सबसे सुबह उठ के जहाँ तक ब्रश का है कि पहले थोड़ा-सा सलाइवा होता है सुबह ना उठ के, जी, जी। तो जो मुझे लगता है कि आप सुबह हैं तो सबसे पहले पानी पी लें। हुँ। वो जो सलाइवा हमारे सुबह-सुबह होता है ना, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो पूरा पेट में जाए तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ओके। उसके बाद आप ब्रश करें। ये आयुर्वेद ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है। हाँ, आप हाँ। किसी से पूछिएगा कि सुबह उठ के जो लार मुँह में है, उसको आप स्पिट ना करें। उसको आप पानी के साथ ले लें, उसके बाद ब्रश करने का कॉन्सेप्ट सुबह खाली पेट से नहीं है। ब्रश का तो हम टेक्निक ही गलत फ़ॉलो कर रहे हैं। हुँ। मेरे हिसाब से तो सुबह का ब्रश ही नहीं होना चाहिए। अच्छा। भई ब्रश आदमी क्यों करता है? हुँ। आपका खाना फँसा, वो पार्टिकल्स को साफ निकालने करते के हैं। लिए। आप पहले ही ब्रश कर ले रहे हैं, उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हैं। हुँ। तो सबसे ज़रूरी है रात का ब्रश। उसको नज़रअंदाज ना करें और कोशिश करें कि सुबह भी आप ब्रेकफ़ास्ट के बाद करें। ओह! बट रात का ब्रश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ है थोड़ी-सी कि टंग क्लीन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत से लोग नहीं करते हैं। अपनी टंग क्लीन करनी चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है? और मुँह में जो भी है सब बैक्टीरिया का खेल रहा है। बैक्टीरिया का थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि जैसे सपोज़ करिए कि ह्यूमन में भई एक बच्चा है, कितने दिनों में पैदा हो जाता है? 9 मंथ्स में, जी। 9 महीने लगते हैं। बट बैक्टीरिया जो हमारे मुँह में है, यू कांट बिलीव कि 5 मिनट्स में एक बैक्टीरिया इंटू 10x में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी जल्दी?
तो अगर आपके मुंह में सपोज करें कि 1 लाख बैक्टीरिया हैं और आप उसको निकलवा नहीं रहे हैं तो उसकी क्या हालत होगी, ये खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टंग क्लीन तो हम घर में भी कर सकते हैं, हाँ, जो टंग टंग क्लीनर क्लीनर्स आता है, आते हैं। टंग क्लीन हाँ। करिए, अच्छे से सफाई करिए, ब्रश हम्म। करिए, माउथ वॉश करिए, डेंटल फ्लॉस करिए, ये हम्म। सब आपकी ओरल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वंडरफुल पॉडकास्ट रहा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव। थैंक यू मुझे बहुत सारे सवाल मिले और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी। जी। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है you. व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर शो पे आने के लिए। तो दोस्तों, आज की कॉन्वर्जेशन से हमें ये क्लियर हुआ, अगर आपने अपनी डेंटल केयर को इग्नोर किया तो ये बहुत महंगी डिसीजन हो सकती है आपके लिए। तो उम्मीद है आज आपको डॉक्टर सत्येंद्र के सारे ऑनेस्ट आंसर्स बहुत पसंद आए होंगे और बहुत सारी मिथ्स और बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारे डर आपके आज क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।